हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर दिस डिस्कशन। तो मल्टीपल डायमेंशन में हम डिस्कस करेंगे वेरियस थ्योरीज। पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म एंड व्हाट इज़ द लिबरल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। देन द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरल, एंड देन द फंक्शनलिज्म, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये जो वेरियस थ्योरीज हैं लिबरल इस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में, तो हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल। अगर आपको मेरे कंटेंट से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल गाइस। एंड या सो लिबरल थ्योरी, जो लिबरलिज्म इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट विद इन द इंटरनेशनल रिलेशन, इसका अपोजिट क्या होता है? रियलिज्म। सो रियलिज्म ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, वो इंटरनेशनल थ्योरी का एक पार्ट है एंड दिस इज जस्ट अपोजिट टू रियलिज्म। रियलिज्म में बात की जाती है किसकी? पावर की, सिक्योरिटी की, राइट। इस तरीके रियलिज्म में बोला जाता है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो पावर सीकिंग एनिमल्स है, राइट। पूरा पॉलिटिक्स पावर से रिलेटेड है, पावर के आसपास घूमती है, और पावर मतलब नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल। जबकि जो लिबरल थ्योरी है या लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। ये मतलब जो लिबरल थ्योरी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरैक्शन का जो 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 वेरियस नेशन स्टेट, जो वेरियस एक्टर्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए इंटरैक्ट नहीं करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज जहाँ पर वो कोऑपरेट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के लिए काम करते हैं, राइट। सो रिजेक्शन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स एज द ओनली पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन को ये रिजेक्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट। सो अगर आपको लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट लिखना है तो 3 बेसिक इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जिसके अराउंड में लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मतलब रिवॉल्व करती है। पहला, रिजेक्शन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। सेकेंड है, इट क्वेश्चन सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर प्रिंसिपल ऑफ द रियलिज्म। सो रियलिज्म कहता है ना कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पावर पॉलिटिक्स का गेम चलेगा। जब पावर पॉलिटिक्स का गेम चलेगा तो वॉर होगा, राइट। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो लिबरल थ्योरी के सपोर्टर है ये क्वेश्चन करते हैं सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर के कंसेप्ट को, जिसको रियलिज्म ने अडॉप्ट किया है कि भाई क्या सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन राइट्स को भूल जाएं। म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दीज आर द बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरल थ्योरी का बेस बनाते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें, जैसे रियलिज्म में हमने सोर्सेज की बात की थी, हंस जे मॉर्गेनथाउ के थॉट्स को हमने डिस्कस किए थे, तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कि किन इंटेलेक्चुअल्स का प्रभाव पड़ा है लिबरल थ्योरी को डेवलप करने पे। सो जॉन लॉक, जो फादर ऑफ लिबरलिज्म कंसीडर किए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बीइंग को रेशनल माना है, ठीक है। इमैनुअल कांट, जो परपेचुअल पीस की बात करते हैं। रिचर्ड कोबडेन, जो कीप पॉलिटिशियन आउट, वो कहते हैं कि अगर आप पॉलिटिशियन को बाहर रखेंगे तो जो स्टेट एक्टर्स हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, आप उनके बीच में कोऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। म्यूचुअल रिलेशन एक दूसरे के इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। नॉर्मन एंजल, वो कहते हैं कि वॉर इज़ नॉट बेनिफिशियल, चाहे वो विक्टोरियस ग्रुप हो, चाहे वो हारने वाला हो, तो जो वॉर है किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए तो और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया इस वॉर को जीत जाती है, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन एंजल, वो कहते हैं कि इंडिया भले ही वॉर को जीत जाए लेकिन ये इसके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। लॉट्स ऑफ रीज़न बिहाइंड दिस, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होगा, बहुत सारी वेल्थ का डाइवर्जन होगा, ये सारी चीज़ें, ओके। वुडरो विल्सन, आपने 14 पॉइंट्स इनकी स्पीच
से अवेयर होंगे ही। तो ये सारे स्कॉलर्स हैं जिनके थॉट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव एंड इम्पैक्ट पड़ा था लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करने पे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक बैकग्राउंड। अगर अब हम समझे कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म in simple terms, तो liberalism is a political and philosophical ideology to establish individual freedoms, consent and equality. सो लिबरलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है या पॉलिटिकल या फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी फ्रीडम को इम्पॉर्टेंट देते हैं। कंसेंट बहुत मैटर करती है। देखो, कोई भी डिसीजन आर्बिट्री मैनर पे नहीं लेना चाहिए। आप कोऑपरेशन कब होगा? जब आप सबकी कंसेंट से सबके बीच में डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे, कंसेंट से कोई डिसीजन लेंगे तो कोऑपरेट करेंगे ना। अगर यही यूनिलेटरल डिसीजन लेने लग जाए कोई पर्टिकुलर कंट्री, तो फिर अदर कंट्रीज़ क्यों कोऑपरेट करेंगे? वो बोलेंगे हमें तो डायलॉग में शामिल ही नहीं किया गया, ये तो यूनिलेटरल डिसीजन लिया जा रहा है पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा। ओके, तो लिबरलिज्म में कंसेंट एंड इक्वालिटी बहुत मैटर करती है। दीज आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ द लिबरलिज्म, और जिसकी वजह से कोऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। ओके, सो डिफरेंट लिबरल्स अडॉप्ट अ वास्ट रेंज ऑफ व्यूज़। तो एक कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट नहीं है लिबरलिज्म के अंदर भी एक रेंज है, डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियंस है, जो हम इन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर देखेंगे। Okay, so different liberals adopt a vast range of views based on their understanding of the ideology. जैसे individual rights, including civil and human rights, come first among these views. Okay, so liberalism basically appeared in the age of enlightenment, जहाँ पर human nature को importance दिया जाता है, human nature को rational माना जाता है, as a separate political movement and spread among the western countries and the philosophers. So ये basic डेफिनेशन आप लिख सकते हैं किसकी? लिबरलिज्म की, या लिबरल स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम आते हैं वेरियस थ्योरीज विद इन द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वो पॉलिटिकल फिलोसफी, स्कूल ऑफ थॉट जो इंस्टीट्यूशंस पर जोर देगा, इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेगा। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वन ऑफ द थ्योरी ऑफ लिबरल स्कूल, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स रिलेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आपको मिलेगा वुड्रो विल्सन का, जिन्होंने अपनी 14 पॉइंट स्पीच में सजेशन दिया था कि हमें इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था। और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? आइडिया फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कि जिस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स में हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, देन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट। तो ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस को अगर हम देखें तो नेशनल पॉलिटिक्स हम कितना स्मूथली रन कर पाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शन कर रहा होता है। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि हमें नेशनल पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम कुछ ऐसा ही करें, जहाँ पे बहुत सारे नेशन स्टेट हैं और उन सब के बीच में कुछ इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हम इस्टेब्लिश करें जो रूल बेस्ड ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। पूरी दुनिया के लिए रूल्स बनाएंगे और सारी कंट्रीज़ उन रूल्स को के आधार पर रन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो इन दी वर्ड ऑफ वुड्रो विल्सन अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर इतनी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ होती है कि दे कैन कन्वर्ट द जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनटू द जू। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अगर हम ये एग्जांपल कहाँ से लिया गया है? फॉरेस्ट एंड जू के कंपैरिजन में। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पे मूव करते हैं, रहते हैं, अपना फूड कलेक्ट करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जू में आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो एनिमल है वो दूसरे का जाकर शिकार कर लेगा। एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड और सभी सर्वाइव कर रहे हैं, सभी को फूड भी मिल रहा है। ओके, सो रूल बने हुए हैं, उस आधार पर पूरा सिस्टम रन कर रहा है। तो इसी तरीके से वुड्रो विल्सन कहते हैं कि अगर हम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, जहाँ पर हर एक स्टेट अपने तरीके से बिहेव कर रहा है, पावर पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट
को सर्व करने के लिए कुछ भी कर रहा है, वॉर कर रहा है, कहीं पर भी अटैक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमें इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करना होगा, जहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकें, रूल बेस्ड ऑर्डर को बना सकें। और आप देखेंगे इसीलिए पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया, फिर अभी यूनाइटेड नेशन, राइट, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किया गया ताकि वर्ल्ड के पूरे सिस्टम, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, इनको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके, और जो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकें। गेटिंग इट? सो एडवांटेज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस प्ले, एक तो पहली बात क्या एडवांटेज क्या है, पहला तो ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंटरेक्शन का एंड कम्युनिकेशन का अमंग दी वेरियस स्टेट एक्टर्स। और इस तरीके से जब वो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अब G20 की मीटिंग हो गई, राइट, G8 की मीटिंग हो गई, या फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हो जाती है। ओके, इस तरीके से क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर मल्टीपल स्टेट एक्टर्स क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। ओके, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, तो अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पीसफुल सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेररिज्म के खिलाफ एक्शंस लेना है, टेररिज्म को एक ग्लोबल थ्रेट कंसीडर करना है, इसके खिलाफ कोई प्रोटोकॉल बनाना है, कोई लीगल रूल्स बनाने हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज़ में इस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे। इंडिया ने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है। तो अब इस मुद्दे को क्या होगा, डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, रेजोल्यूशन पास होगा और एक एक्ट बनाया जाएगा। ओके, इसके बाद से इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो कंट्रीज़ हैं दे टेक सम कमिटमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशंस के बाहर आसान नहीं है इतना, क्योंकि प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जब इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने अभी रिसेंटली जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था तो कई सारे इंस्टीट्यूशन से विदड्रॉ किया था, कई सारे प्रोटोकॉल से विदड्रॉ किया था खुद को, तो एक जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन US के खिलाफ था, काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया था। ओके, इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम के जो स्कॉलर्स हैं, कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलर्स, रॉबर्ट कोहेन या जोसेफ ने सपोर्ट द नीड फॉर बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द वुड्रो विल्सन। तो ये था लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जहाँ पर हमने क्या समझा कि इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज क्या हैं। हमने स्कॉलर्स के नाम भी मेंशन कर दिए। इस लाइन को ज़रूर मेंशन करना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनटू द जू। ओके, तो ये हो गया लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, फर्स्ट थ्योरी ऑफ लिबरल स्कूल ऑफ थॉट। सेकेंड थ्योरी, सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट क्या है, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। सो नाम से ही समझ में आ रहा है सोशियोलॉजिकल, तो सोशल एस्पेक्ट को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि इंस्टीट्यूशंस को। पहला क्या था, इंस्टीट्यूशनलिज्म, वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोऑपरेशन अचीव करना चाह रहे थे, डायलॉग या इंटरेक्शन करना चाहते थे। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में ये बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट, और सोशल सोसाइटी या इंडिविजुअल्स के बीच का इंटरेक्शन या कम्युनिटी का इंटरेक्शन को बेस मानेंगे कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये कोऑपरेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, मल्टीपल स्टेट एक्टर्स के बीच में हो रहा है, मल्टीपल नेशन स्टेट के बीच में हो रहा है। सो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म फोकस ऑन द सोसाइटी टू सोसाइटी इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कर रही है, इसे बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी में इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी जो हमारे पॉलिटिशियंस के बीच हो रही है, फॉर एग्जांपल ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो हमारे जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या नॉन पॉलिटिकल स्फीयर में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोला जाएगा। Unlike the realist as well as the liberal institutionalism who focus on the track one. So realist जो सपोर्टर हैं, जो realist theory of international relation को सपोर्ट करते हैं, या अभी ऊपर हमने जो liberal institutionalist के थ्योरी के सपोर्टर हैं, वो ट्रैक वन डिप्लोमेसी पे फोकस करते हैं। अगर ट्रैक टू ट्रैक वन डिप्लोमेसी में डिटेल वीडियो चाहिए तो हम लोग एक सेपरेट वीडियोस पर बना सकते हैं। ओके, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे फोकस कौन करता है, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, क्योंकि ट्रैक वन पे हाई प्रोफाइल इंगेजमेंट
इंगेजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट एक दूसरे के कंट्रीज़ की इंगेजमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है, इतनी हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन नहीं हो रही है। So they suggest that the political class may have its own limitation and vested interest. So political class या political leaders जब interact करते हैं तो उनकी कुछ limitation है, उन्हें एक formal behavior करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, या अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो दिमाग में रखकर इंटरैक्ट करेंगे। तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर हैं वो कहते हैं। तो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत होती है इंटरैक्शन बिटवीन द पीपल्स एंड इट इज़ अ गुड अप्रोच टू एड्रेस द ट्रस्ट डेफिसिट। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ह्यूज है, ओके लेकिन हम क्या बात करते हैं, हमने स्पोर्ट डिप्लोमेसी अडॉप्ट की। हम क्या करते हैं, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, जो टीवी ड्रामास हैं, उनको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनमें आपस में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बना रहे और इस तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है। ओके तो बहुत सारे अप्रोच अडॉप्ट किए जाते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पे, जैसे ओपन बॉर्डर्स। हम ओपन बॉर्डर्स इस तरीके से क्या होता है, लोगों का जो पीपल्स हैं उनका मूवमेंट होता है एक दूसरे कंट्रीज़ में। वीज़ा लिबरलाइजेशन, राइट, दीज आर द सम स्टेप्स जो लिए जाते हैं, जो सजेस्ट किए जाते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा। और इस तरीके से पीपल्स टू पीपल कंटेक्ट को बढ़ावा मिलता है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ता है, इससे कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है और एक बेस की तरीके ये काम करते हैं ताकि पॉलिटिशियन को भी इस पे स्मूथ हो जाए एक्शन लेना। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल डच की यहाँ पे बात करें सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में, सो ही हैज़ गिवन द कम्युनिकेशन थ्योरी, जिसमें वो बात करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स है उसको कैसे मेज़र किया जाए। सो एक उन्होंने टर्म दिया है सिक्योरिटी कम्युनिटी का। Security community is a set of person who do not consider each other as a threat। मतलब जब सिक्योरिटी कम्युनिटी आपस में कंट्रीज़ बना लेती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को थ्रेट के रूप में नहीं देखते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी इंडिया और हम यूएसए की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी बना ली तो आपस में एक दूसरे को थ्रेट के रूप में नहीं देखेंगे। या फॉर एग्जांपल आसियान हो गया या ईयू हो गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मान लीजिए अपने आप को सिक्योरिटी कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपस में इन्हें ये इतना भरोसा रहता है कि हम एक दूसरे के एनिमी कभी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं क्रिएट करेंगे। ओके जो भी थ्रेट होगी वो हमारे ग्रुप के बाहर होगी और हम मिलकर उस थ्रेट से लड़ेंगे या उससे बाहर आएंगे। ओके सो ये हो गया सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जहाँ पर बात की जाती है कि हमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करना चाहिए और हमें पीपल टू पीपल के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके अंदर वो है फंक्शनलिज्म का। सो फंक्शनलिज्म को एक और नाम से जाना जाता है पीस बाय पीसेस। मतलब हमें जो शांति है राइट वो अचीव करनी है बट पीसेस में। ऐसा नहीं कि हमने एक रिवॉल्यूशन कर दिया या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना है ताकि कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, कंट्रडिक्शंस हैं या वॉर जैसी सिचुएशंस रहती है, राइट। चाहे भले ही वो बैटल में ना लड़ें बट ऐसा चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम फंक्शनलिज्म थ्योरी को अप्लाई करें तो कैसे हो सकता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में अगर हमें शांति लानी है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, तो जो इश्यूज़ है ना उनको हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ में बांटना होगा। ओके डिफरेंट कैटेगरीज़ में बांटना होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशियोलॉजिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ या
या अदर इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़ हो गया फॉर एग्जांपल, तो हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द इश्यूज़ कर दिया, और इस तरीके से हम सेग्रीगेशन ऑफ द इश्यूज़ करेंगे इनटू द टू मेजर ग्रुप, लो पॉलिटिक्स एंड हाई पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज़ अ हाई पॉलिटिक्स, राइट। थोड़ा बहुत हम इंक्रोच करेंगे, हमारी मिलिट्री इंक्रोच करेगी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिलिट्री इंक्रोच कर रही है, तो ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है। सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, या टेररिस्ट का मुद्दा है, ये हाई पॉलिटिक्स पे आ जाएगा। लो पॉलिटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट, जो नॉन पॉलिटिकल है, या साइंटिस्ट के बीच की इंगेजमेंट हो गई, एजुकेशनिस्ट के बीच में हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, स्पोर्ट पर्सनस हो गए, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, ये लो पॉलिटिक्स इश्यूज़ हैं। तो जो फंक्शनलिज्म थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, पीस बाय पीसेस में हमें अचीव करनी है। तो हम पहले किन किन इश्यूज़ को टारगेट करेंगे, लो प्रोफाइल जो इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो लो पॉलिटिकल इश्यूज़ में कोऑपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट के बीच में, या फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पोर्ट को लेकर है, स्पोर्ट कल्चर या बॉलीवुड कल्चर या म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़, दीज आर द लो पॉलिटिकल इश्यूज़। तो हम पहले इनमें कोऑपरेट करेंगे, राइट। हम इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे, हम शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म्स को, राइट, कोऑपरेशन करेंगे, इस तरीके से चीज़ें, ओके। और इस तरीके से लो पॉलिटिकल इश्यूज़ में जब कोऑपरेशन हो जाएगा, इस्टेब्लिश होने लग जाएगा, इसका प्रभाव दूसरे एरियाज़ में भी पड़ेगा। इसी को बोला जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट इन दी अदर एरियाज़। स्पिल ओवर इफेक्ट समझ में आया कि लो पॉलिटिकल इश्यूज़ में जब एक बार हम कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे तो इसका प्रभाव दूसरे एरियाज़ में भी पड़ेगा, राइट। कि अभी वहाँ पर भी, वहाँ जो हाई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि बॉर्डर इशू, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, तो वहाँ उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कंडीशन क्रिएट करने पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने पीपल टू पीपल इंगेजमेंट को बढ़ाया, हमने एक बेस बना लिया, ट्रस्ट डेफिसिट को हमने डिक्रीज़ कर लिया, एक दूसरे के बीच में हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर ली, ट्रस्ट को बढ़ा लिया। तो इस तरीके से जो हाई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको हम डील करने के लिए हमने एक कंडीशन बना दी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना दिया, ओके। सो इट क्रिएट फंक्शनल इंटरलिंकेज एंड इट विल इंक्रीज द इंटरडिपेंडेंस। और जब टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, एजुकेशन फील्ड, आर्टिस्ट, ऑल चीज़ों में जब इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, तो जो बाकी के इश्यूज़ हैं हम उन्हें भी रिजॉल्व कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ओके। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनलिस्ट अप्रोच इज़ यूरोपियन यूनियन। सो आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में कैसे मतलब एक दूसरे से ही लड़े हुए थे, आपस में डिवीज़न था इन लोगों का, राइट। अब यूरोपियन यूनियन से इन्होंने किस तरीके से अपने आप को एक कम्युनिटी पे एडजस्ट बना लिया, एक कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लिया, और किस तरीके से ये जो लो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो गया, या साइंटिस्ट के बीच के कोऑपरेशन हो गया, आर्टिस्ट के बीच का कोऑपरेशन हो गया, इन सब चीज़ों में कोऑपरेशन हो रहा था। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ा था किस पर, दूसरे एरियाज़ में, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज़ रहे हों, चाहे अदर इश्यूज़ रहे हों। तो ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। हाँ, इससे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि अगर मान लीजिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ब्रेग्जिट का एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस स्कूल ऑफ थॉट, जो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का एक पार्ट है। तो ये क्या कहेंगे, अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटरडिपेंडेंस, ये कहेंगे कि जो स्टेट है इनके बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देना चाहिए। ये कैसे बढ़ेगा, जब हम वेरियस कंट्रीज़ की मार्केट को आपस में इंटरलिंक कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम ट्रेड को क्यों बढ़ावा देने की बात करते हैं, अगर हमने ट्रेड को स्मूथ कर दिया, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंडिया में जो रिसोर्सेज हो रहे हैं, गुड्स हैं, वो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट हो गया और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है ऐसे, ओके। सो थॉमस फ्रेडमैन कहते हैं कि उन्होंने एक गोल्डन आर्चेस की थ्योरी दी है, और अकॉर्डिंग टू दिस कि टू कंट्रीज हैविंग मैकडोनाल्ड चेन विल नॉट गो फॉर द वॉर विथ ईच अदर। सो थॉमस फ्रेडमैन कहते हैं कि दो कंट्रीज़ जिनके बीच में मैकडोनाल्ड चेन है
चेन है वो कभी एक दूसरे के खिलाफ वॉर नहीं करेंगी, ओके क्योंकि पीपल विल प्रीफर टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर बर्गर रादर देन दी बॉर्डर। मतलब लोग बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ाई लड़ने से बेहतर अपने आप को बर्गर की क्यू पे खड़ा रखना ज़्यादा उचित समझेंगे, ओके। सो ये इस लाइन से इन्होंने ये एक्सप्लेन करना चाहा कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है या इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट है किस तरीके से कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करती है। जो लिबरलिज्म का बेसिक फाउंडेशन है कि हमें कोऑपरेशन करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पावर पॉलिटिक्स नहीं करनी है, वॉर नहीं करना है, ओके। एक दूसरे स्कॉलर से रिचर्ड रेसिक्रेंस जो ट्रेडिंग स्टेट की थ्योरी दी है, इन्होंने ट्रेडिंग स्टेट का एक कंसेप्ट दिया है। ट्रेडिंग स्टेट आर दी ऑल्टरनेटिव टू द मिलिट्रिस्टिक स्टेट्स। ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मिलिट्रिस्टिक स्टेट नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर बात कर लें कि अपनी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं आर्मीज़ का, सेना का, ताकि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकें। इन रिचर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इंडिया और पाकिस्तान को आप ट्रेडिंग स्टेट्स बना लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट कर लीजिए, इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर दीजिए, तो आप मिलिट्री स्टेट आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जैसे जापान एंड जर्मनी होल्ड कंसिडरेबल वेट इन द वर्ल्ड अफेयर, जबकि इनके पास इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ ये वर्ल्ड लेवल पे की जो मार्केट है उससे इतने डीप लेवल पे इंटीग्रेटेड है कि बहुत सारे कंट्रीज़ इंटरडिपेंडेंट है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन स्पेशली। तो ये वर्ल्ड लेवल पे इनका काफ़ी अच्छा खासा से है। देन फॉर्मर यूएसएसआर, हाँ जैसे जो सोवियत यूनियन था बिफोर कोल्ड वॉर या कह सकते हो, तो वो मिलिट्रिस्टिक स्टेट कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस्ड था, लेकिन जब कोलैप्स हो गया वी कैन सी दैट अब यूएसए हैज़ ऑल्सो ओवर स्ट्रेस्ड इटसेल्फ। अपने आप को यूएसए, आप प्रेजेंट में यूएस की पॉलिसी देख लें या फॉर एग्जांपल चाइना का देख लें आप, तो चाइना लोगों को थ्रेट लग रहा है, जैसे यूएसए चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट, या लोग कहते हैं कि जो चाइना है वो नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर होगी यूएसए के बाद, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, ओके। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें चाइना का बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो आइटम्स हैं वो सप्लाई होते हैं। इसीलिए आप देखो इंडिया में भी जो हमारे करंट पीएम है वो बात करते हैं इंडिया को मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ताकि इंडिया को भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना उसमें हम अदर कंट्रीज़ को अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना सकें, और इस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। सो लिबरलिज्म स्कूल या लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ये क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर दो कंट्रीज़ के में सेम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम है, दे वुड नॉट गो फॉर द वॉर। तो अगर दो कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है तो वो कभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। बेसिक आइडिया इसका कहाँ से आया है, इमैनुअल कांट के परपेचुअल पीस के आइडिया से, जो रिपब्लिकनिज्म सजेस्ट करते हैं और कहते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी सजेस्ट की है। सो डेमोक्रेसी इज फ्रॉम जोन ऑफ पीस। जोन ऑफ पीस बेसिकली नॉट अ फॉर्मल अरेंजमेंट, इट इज जस्ट इन फॉर्मल रीजन। मतलब बात करते हैं कि हमें जोन ऑफ पीस, अगर इसीलिए डेमोक्रेसीज को स्प्रेड करो। अभी जैसे नेपाल में, म्यांमार में लोगों ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की ताकि हम इसे जोन ऑफ पीस को बना सकें, यहाँ पर रीजनल पीस इस्टेब्लिश कर सकें। देखो डेमोक्रेसीज को हम इतना क्यों बढ़ावा देते हैं लिबरल स्कूल ऑफ थॉट में, क्योंकि ओवरऑल हमारा एम क्या है कि हम कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करें अमंग दी कंट्रीज़। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो डिफरेंसेस हैं अमंग दी कंट्रीज़, हम उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करें। पीसफुल कैसे होगा, जब हम डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे, हम इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। हम लड़ाई झगड़ा करके कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रिजॉल्व करेंगे। सो डेमोक्रेसीज में पीपल डेवलप द हैबिट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग रैदर देन द फोर्स। और इस तरीके से जितनी कंट्रीज डेमोक्रेसीज को अडॉप्ट करेंगी उतना ही हम वर्ल्ड पे पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
डेमोक्रेसीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम बढ़ावा देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश करेंगे, जितना हम इस्टेब्लिश करेंगे, स्प्रेड करेंगे, उतना ही हम वर्ल्ड पीस को या ग्लोबल पीस को अचीव कर सकते हैं। सिंपल सा आइडिया ये है। नेक्स्ट थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इसको कोबवेब मॉडल भी कहते हैं, जिसके स्कॉलर्स रॉबर्ट कर्ने या जोसेफ ने। तो जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, दिस डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ रिलेशन। स्टेट ऑफ रिलेशंस मतलब अमंग द नेशंस, जो वेरियस नेशंस के बीच की रिलेशनशिप है इंटरनेशनल रिलेशन पे, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर। तो पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने डिटेल पे एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो उसको, राइट। तो जो पोस्ट, अब कोल्ड वॉर आपको बेसिक पता है ना, जहाँ पर 2 सुपर पावर एग्जिस्ट करती थी, एक यूएसए था, एक दूसरा यूएसएसआर था। अब पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब जब कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, एक सुपर पावर बचती है यूएसए। सो पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशनशिप आर डिफरेंट फॉर द वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पर जो अनारिकल वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी जगह पे क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। अनारिकल वर्ल्ड सिस्टम में हम क्या बात करते थे, बैलेंस ऑफ पावर की, जहाँ पर बात की जाती थी कि कोई ग्लोबल पावर नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है, कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ओके, सो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में ये क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। अब ये कैसे इंटरडिपेंडेंस हुआ, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स हुआ। ओके, जब पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक जो ये फिनोमिना था, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, या रिजल्ट क्या था कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो गई हैं एक दूसरे से, राइट। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया चीज़ों का। ओके, हमने आईसीटी डेवलप की, इन जो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट डेवलप हुआ। तो आप ग्लोबलाइजेशन में मतलब पूरी दुनिया एक विलेज, एक गांव के तरीके बन गई। आपको कुछ इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर करना है, आप ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, आप ऑर्डर करके आप चीज़ें मंगा सकते हैं। ओके, आपको वीडियो कॉल करनी है, कॉन्फ्रेंसेस करनी है, आप दुनिया भर लोगों से जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। यूएसए की कंपनी इंडिया में आए बिना ही इंडियंस को अपने एम्प्लॉय बना लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। भाई यूएसए में कोई कंपनी है, उसको इंडियन पीपल्स को हायर करना है अगर, तो इंडियन पीपल्स को ज़रूरत नहीं है यूएस में जाकर बसने की, फिर वहाँ काम करने की। आप इंडिया में बैठे बैठे उनका काम कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, इसने पूरे वर्ल्ड के नेशंस को एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के प्रोसेस पे ला दिया, और इस तरीके से कंडीशंस फॉर द कंट्रीज टू कोऑपरेट डेवलप हो गई। इसके साथ साथ जो ग्लोबल थ्रेट्स है ना, इस इंटरडिपेंडेंस में जो ग्लोबल थ्रेट्स है वो सबके लिए इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही थ्रेट रखती हैं। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज यूएस के लिए ही उतना बड़ा कंसर्न है जितना इंडिया के लिए है, राइट। टेररिज्म, ओजोन डिप्लेशन, क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वो बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए ओजोन डिप्लेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसका प्रभाव तो पूरी अर्थ पे पड़ेगा ना, सभी कंट्रीज़ पे पड़ेगा। ओके, सो ग्लोबल थ्रेट्स की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। अब इसलिए क्या हुआ, कंट्रीज़ को कंपेल हुई ऐसी कंडीशन बनाने के लिए, ऐसी जहाँ पर वो कोऑपरेट कर सकें। सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, उनकी मार्केट इंटरलिंक्ड है, उनके इश्यूज़ इंटरलिंक्ड है, उनकी सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड है। सो जो सिक्योरिटी दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल, राइट, नो हायरार्की ऑफ द इश्यूज़। सो यहाँ पर क्या हुआ है, जो यूज़ ऑफ हार्ड पावर था, हार्ड पावर मतलब वेपन्स का यूज़, मिलिट्री का यूज़, ये डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर जहाँ पर हम निगोशिएशंस, डिप्लोमेसी या इंटरैक्शंस या
कल्चर की शेयरिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। पहले हम हार्ड पावर, अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट अचीव नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे अटैक कर देंगे। अब वो अटैक वाली सिचुएशन नहीं है, वॉर करने की सिचुएशन नहीं है। हम क्या करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे, निगोसिएशंस करेंगे, डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे, इस तरीके से। ओके, सो ये था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी लिबरल स्कूल में। सो आई होप कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट आपको समझ में आया होगा। एक बार से क्विक रिवीजन करें। सो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के बेसिक हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, क्या थे। ये रिजेक्ट करता है किसको, पावर पॉलिटिक्स को, और इन्होंने सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर प्रिंसिपल जो रियलिज्म का था उसे क्वेश्चंस किया, और ये बात करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये इनका बेसिक एम है, बेसिक उद्देश्य है, और इसके लिए बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई विद इन दिस स्कूल ऑफ थॉट। और क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंटरनेशनल पीस को या इंटरनेशनल इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो हमने वेरियस स्कूल ऑफ थॉट पढ़े। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जहाँ पर बात की जाती है कि हम इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करें ग्लोबल लेवल पर ताकि हम पीस को अचीव कर सकें। सोशियोलॉजिकल लिबरल ये बात करते हैं कि हमें सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए ताकि हम ट्रस्ट डेवलप कर सकें और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव कर सकें। फंक्शनलिज्म में बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस बढ़ावा देने की। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में बात करते हैं कि हम जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे, प्रमोट करेंगे, उतना ज़्यादा हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस लगभग मिलते जुलते हैं, जो बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, इसकी वजह से जो वेरियस नेशंस हैं ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, इनके जो इंटरेस्ट हैं। ओके, और इस तरीके से हम जो हार्ड पावर है उसका यूज़ डिक्लाइन हुआ है। हमारे इन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन है उसने ऐसी कंडीशन क्रिएट की है जहाँ पर जो नेशन स्टेट है वो कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे। ओके, सो ये वेरियस स्कूल ऑफ थॉट थे जो आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको लिबरल स्कूल ऑफ थॉट समझ में आया होगा गाइस, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिच कंटेंट है आज के डिस्कशन में, और आप अच्छा सा आंसर इस पर लिख सकते हैं। करंट एग्जांपल्स ज़रूर इंक्लूड करना, मैं फिर से कहूँगी। और प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स। आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो ना, पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है। एक बार आपने लेक्चर देख लिया, वीडियो को समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लो, स्कॉलर्स के नाम निकाल लो और उनको बार बार रिवाइज़ करते रहो। आप अगर आप पीडीएफ जैसे मांगते हैं ना मुझसे, तो इतनी सारी पीडीएफ अगर मैं देना शुरू कर दूंगी तो वो एक किताब बन जाएंगी। और आप सोचो, क्या बुक का रिवीजन आप कर सकते हो एग्जाम के लिए? नहीं कर सकते हो। सिर्फ हैंडमेड नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उन्हीं को आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते हो। तो आपको कीवर्ड्स, हर टॉपिक के कीवर्ड्स लिखते जाइए, उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, वही आपके लिए काम करेगा, ट्रस्ट मी। सो थैंक्स अलॉट गाइज, एंड आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।